अब आपको बड़ी स्क्रीन पर यह दिखाते हैं कि भारत और रशिया के बीच कौन से नए समझौते हुए और इन समझौतों से दोनों देशों को क्या हासिल होगा, क्योंकि यहीं से आपको तस्वीर साफ आएगी कि दोस्ती ये सब तो अपनी जगह पर है, लेकिन भारत को फायदा क्या हुआ, भारत की झोली में आया क्या। सबसे बड़ा ऐलान तो यही हुआ है कि रशिया भारत को कच्चा तेल, नेचुरल गैस, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल और न्यूक्लियर क्षेत्र में अपनी सभी आपूर्ति जारी रखेगा। जूम इन कीजिए, जूम इन कीजिए और थोड़ा जूम इन कीजिए। ये हो गया तेल, ये है गैस, और पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद पहले से ज्यादा सहयोग अगर संभव हो रहा है तो तेल के क्षेत्र में, क्योंकि इसी तेल का बहाना करके अमेरिका ने भारत पर जबरदस्त टैरिफ्स ठोके। उसके बाद से गैस, बल्कि ये सवाल भी मैंने जब उनसे पूछा कि आपने तो न्यूक्लियर ये तेल को लेकर तो अमेरिका ये कहता है कि आप हम वॉर फंड कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो खुद हमसे न्यूक्लियर एनर्जी खरीदते हैं और आप भारत को वो रोक रहे हैं। तो चाहे वो तेल हो, गैस हो, रिफाइनिंग हो, पेट्रोकेमिकल्स हो या परमाणु क्षेत्र हो, ये सेंसिटिव वक्त है। इसको थोड़ा जूम इन करके एक बार दिखा दीजिए, यहां पे जूम इन कीजिए, परमाणु पर जूम इन कीजिए। इसकी अहमियत को समझिए। एक नाजुक और सेंसिटिव स्थिति बनी हुई है क्योंकि रूस यूक्रेन में जंग चल रहा है, पश्चिमी देश लगातार रशिया पर सैंक्शंस लगा लगा कर दबाव बना रहे हैं। ऐसे में अगर परमाणु क्षेत्र में बावजूद इन दबावों के दोनों देशों में आपसी सहयोग बढ़ता है, यहां तक कहा कि परमाणु का जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल खेती, दवाइयां, इन क्षेत्रों में कैसे करना है, कैसे भारत को साफ फ्यूल मिले, यानी ऐसी ऊर्जा जिससे प्रदूषण नहीं होता है। और ये पांचों सबसे अहम जो ऊर्जा के स्रोत है, तेल, गैस, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, परमाणु क्षेत्र, इसमें अगर पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद दोनों देश ये कहते हैं कि हमको अपना रिश्ता अच्छा रखना है और हम तो इसमें सहयोग करेंगे ही करेंगे, तो ये साफ बताता है कि क्या है दोनों की सोच इन सब को लेकर। अगली बात आपको दिखाते हैं, क्योंकि भारत रूस समझौते से अगली चीज जो फायदा भारत को होगा, तो पिछली जो हमने आपको पूरी तस्वीर दिखाई, अगर हर तरह की ऊर्जा में सहयोग बढ़ता है तो एक वो देश है जिसको इससे बहुत परेशानी होगी, जो टैरिफ लगाता है। नाम बताने की अब जरूरत है नहीं। तो अब आपको दिखाते हैं अगला क्या। दूसरा बड़ा ऐलान सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हुआ है। भारत में अभी ज्यादातर जगहों पर कोयले से बिजली बनाई जाती है, लेकिन अब हम छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्लांट्स भी लगाना चाहते हैं और इसमें रशिया हमारी मदद करने वाला है। और ये कोई मामूली डील नहीं है। इस टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में रशिया का एक तरह से सबसे आगे रशिया को माना जाता है और जबरदस्त एडवांसमेंट है, मतलब विकास है रशिया में इन मुद्दों पर। अब जब रशिया में हमें इस क्षेत्र में और सहयोग देगा तो भारत का वो लक्ष्य पूरा हो सकता है जिसके तहत हम साल 2047 तक छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर से 100 गीगावाट बिजली बनाना चाहते हैं, जबकि अभी हम इससे 8 गीगावाट बिजली ही बना पा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अब रशिया की मदद से ऐसे तमाम जो छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उससे क्या कर सकते हैं, हम रशिया की मदद से छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना सकते हैं जो पानी में तैरकर बिजली का उत्पादन कर सकेंगे। तो आप सोचिए बिजली का उत्पादन कैसे साफ और ऊर्जा मिले। तीसरा बड़ा ऐलान यह हुआ कि दोनों देश आपसी व्यापार को $100 बिलियन यानी 9 लाख करोड़ रुपए तक लेकर जाना चाहते हैं। अभी दोनों देशों के बीच एक साल में लगभग 5,80,000 करोड़ रुपए का सालाना व्यापार है, जिनमें भारत का घाटा बहुत ज्यादा है। हम सामान वहां से खरीदते तो हैं लेकिन बेचते कम है। हम रशिया से 5,39,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदते हैं। जूम इन कीजिए, ये हमारा आयात है, इतना हम खरीदते हैं, लेकिन हम बेचते कितना है, वहां पर 5,39 करोड़ है और यहां पर सिर्फ 41,000 करोड़ है। तो भारत रूस जो मौजूदा व्यापार है वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये हेविली स्क्यूड है रशिया की तरफ। इसको इसका संतुलन बनाना है। ऐसे में ये बहुत जरूरी होगा कि कैसे भारत का सामान रशिया में बिके। इससे ये हमें सुनिश्चित करना होगा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि रशिया में क्या कुछ बिक सकता है, हमारे व्यापारी वो एक्सपोर्ट कर पाए। ये एक बड़ी चीज है। इसी मुलाकात में यह भी ऐलान हुआ कि रशिया अपने देश में भारत के लोगों को काम करने के नए मौके देगा। रशिया क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश है और यह मुझे लगता है कि सबसे डिसाइसिव और बड़ा आज जो काम हुआ है वो यही है, क्योंकि अगर आप देखिए तो जो मैन पावर फ्लो है वो अगर कहीं से उसको एक सरकारी ढांचा मिलता है तो इससे एक तो एक्सप्लॉयटेशन रुकता है, यानी किसी का फायदा उठाया जाए या किसी को गुमराह करके पैसे लेकर वहां भेज दिया जाए फिर छोड़ दिया जाए, ऐसी तमाम चीजें रुकती हैं। तो कैसे आप मैन पावर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें आप रूस की आबादी 15 करोड़ है, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है।
भारत रूस समझौता, रूस को भारतीय कामगारों की जरूरत है। रूस की आबादी 15 करोड़ है, कामगारों का वहां पर संकट है और 10 लाख भारतीयों को नौकरी देने को तैयार है, जो मैन पावर वहां पर फंडलिंग की बात हो रही है। एक और ऐलान ये हुआ कि जब भारत रशिया से सिर्फ हथियार नहीं खरीदेगा बल्कि दोनों देश साथ मिलकर हथियारों का निर्माण करेंगे, यानी मेक इन इंडिया के तहत रिसर्च एंड डेवलपमेंट, को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन पर जोर होगा। यानी अब हम ज्यादा से ज्यादा हथियार रशिया से टेक्नोलॉजी लेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, लेकिन अपने ही देश में बनाएंगे, को प्रोडक्शन करेंगे। हमने ब्रह्मोस मिसाइल्स बनाई है, वो रूसी तकनीक से था लेकिन बनाया हमने, वही ब्रह्मोस हमारे लिए काम आया ऑपरेशन सिंदूर में। तो तस्वीर साफ है कि मेक इन इंडिया, मेक विथ रशिया, उनकी टेक्नोलॉजी को लेकर बनाना है लेकिन अपना करना है। अब आइए स्पेस सेक्टर में, तो स्पेस सेक्टर को लेकर भी भारत और रशिया के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत दोनों देशों में जो अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने के मिशन पर साथ काम करेंगे हम। नेविगेशन, डीप स्पेस, रॉकेट इंजन के विकास में भी दोनों देशों के बीच आने वाले वक्त में सहयोग बढ़ेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी वादा किया है कि वो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट देने का समर्थन करते हैं, और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आजादी के बाद से अब तक अनेकों ऐसे मौके आए जब कोई ना कोई तरीके से, मतलब चाइना ने अड़ंगा लगाया, जो भी लगाया, यूएनएससी में भारत अपनी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिली है। और इस पर व्लादिमीर पुतिन ने हमारे इंटरव्यू में भी कहा था कि मतलब इस तरह से बड़े संगठनों में भारत का ना होना अपने आप बताता है कि उन संगठनों का शायद महत्व ही खत्म हो रहा है। 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता मिले, जो कि भारत को मिलने वाली है, इसकी भी उन्होंने चर्चा की। आतंकवाद के खिलाफ भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वो आतंकी फंडिंग को रोकने, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। इसी मुलाकात में यह भी ऐलान हुआ कि भारत और रशिया के बीच ज्यादा से ज्यादा व्यापार भारत की करेंसी रुपए और रशिया की करेंसी रूबल में होगा। अभी दोनों देशों के बीच 96% व्यापार रुपए रूबल में हो रहा है, लेकिन डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म पर दोनों देशों के बीच अभी बातचीत नहीं हुई है। 96% जो व्यापार है वो रुपया रूबल में हो। अब इसी से एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि डिपेंडेंसी डॉलर पर खत्म होगी। आपको डी डॉलराइजेशन की तरफ इसको बड़ा कदम माना जा रहा है। आखिरी फैसला, भारत और रशिया के बीच इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यहां पे इतिहास बनते देखेंगे। अगर ये कॉरिडोर बन जाता है और ये रास्ता होगा जहां से दोनों देश समय और पैसे की बचत कर पाएंगे और एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकेंगे। आप इस नक्शे पर देख सकते हैं कि ये कॉरिडोर मुंबई में देखिए कहां से शुरू हो रहा है। ये जिस कॉरिडोर की बात हो रही है, ये कॉरिडोर मुंबई को ईरान के चाबहार पोर्ट से जोड़ेगा सीधा, और उसके बाद से आप देखिए ये कैसे आगे की तरफ बढ़ेगा। मुंबई से सीधा चाबहार पोर्ट जो ईरान का है। ईरान देखिए बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एलाई है रशिया का, वेरी स्ट्रॉन्ग एलाई। तो ऐसे में ईरान के साथ हम भी अपना संबंध अच्छा रख रहे हैं, और अगर ये चाबहार पोर्ट मुंबई से फिर चाबहार पोर्ट, इसके बाद चाबहार पोर्ट से सड़क के रास्ते ये ईरान के उत्तरी छोर पर पहुंचेगा ऊपर में, और उसके बाद से देखिए ये आगे बढ़ेगा यहां से चाबहार पोर्ट, और उसके बाद से आगे बढ़ेगा। और ऐसे में वहां से मतलब थोड़ी दूर तो इसका ये समुद्र का रास्ता हुआ, फिर रोड का रास्ता हुआ, और उसके बाद ये रशिया को इस कॉरिडोर से जोड़ेगा। अगर ये कॉरिडोर बन गया तो भारत से रशिया सामान पहुंचाने में जो 30 से 35 दिन लगते हैं, 20 दिन 25 दिन लगेंगे। मैसिव डिफरेंस। पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए, मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा, और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी, और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा।